हेलो। हेलो। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सचिव सौरभ सर बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं, बोलिए। सर, मेरा सवाल था कि दिव्यांग और बुजुर्ग का जो पेंशन है बिहार में, वो कब बढ़ेगा? ये क्वेश्चन आप विधानसभा में न पूछिए कि एक बुजुर्ग, एक आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग लगातार अपने लिए प्रयासरत है कि हमारा पेंशन बढ़े और हमें भी आर्थिक रूप से मजबूती मिले। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतने सालों से लोग विधानसभा में सदस्य को जिताते हैं, मनोनीत करते हैं और सभी पार्टी और सभी नेताओं का एक ही स्लोगन होता है कि गरीब को हम मदद करेंगे और बुजुर्ग को हम मदद करेंगे और सबका विकास करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। तो इनका पेंशन और इनका सैलरी तो विधानसभा जो चुनाव है बिहार में उससे पहले बढ़ गया, लेकिन एक दिव्यांग का पेंशन, एक बुजुर्ग का पेंशन नहीं बढ़ा। और ये सिर्फ बिहार की ही बात नहीं है, पूरे भारत की बात है। और हम तो कहेंगे कि 2016 अधिनियम जो बना था, 2016 अधिनियम को अगर गौर से देखेंगे तो सबसे पहला साइन राष्ट्रपति का था और राष्ट्रपति के ही विशेषाधिकार में ये कानून बना था। धारा 49 के तहत ये कानून का जो निर्माण हुआ था कि इसमें दिव्यांगों का उत्थान होगा। तो हम एक आंकड़ा के अनुसार आपको समझाना चाहेंगे और महामहिम राष्ट्रपति से यह अनुरोध करना चाहेंगे कि एक देश और एक पेंशन तमाम बच्चों का होना चाहिए, चाहे वो किसी राज्य के हैं। आपके सिक्योरिटी में, क्योंकि आप भारत के प्रथम नागरिक हैं, 900 दिल्ली पुलिस के जवान, 15,000 स्पेशल सेल के पुलिस और 7,000 ब्लैक कैट कमांडो लगा हुआ है। और आपका जो खर्च है वो 380 करोड़ रुपए या 350 करोड़ रुपए सालाना है। अगर उसका आप आकलन लगाइएगा कि 350 करोड़ रुपए, तो वो देश का 80% आबादी के आय के बराबर है। तो भारत के प्रथम जो व्यक्ति है उनके सुरक्षा के लिए, महामहिम की सुरक्षा के लिए इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। और जिस नेतृत्वकर्ता को आप नेतृत्वकर्ता बनाते हैं उनके सुरक्षा में भी राज्य सरकार का, देश के तमाम अमलों का पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जिसके उत्थान के लिए इनका निर्माण होता है, यानी कि गरीब, दिव्यांग और शोषित और वंचित वर्ग, उसका उत्थान कितना हो पाता है और क्या हो पाया है। तो हम तो यही जानते हैं कि नियत और नीति स्पष्ट कीजिए और तभी जब स्पष्ट हो जाए तभी अपने बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा चीज, आप भी इसी देश के नागरिक हैं, वो योग्यता और क्षमता को साबित किए हैं तो वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है और आप भी इसी देश के नागरिक हैं और आपका भी अधिकार उतना ही है जो उनका है। सिर्फ उनके विशेष पावर के लिए उनको सुख सुविधा दिया जाता है
और आपको सब सुख सुविधा से वंचित किया जाता है। ये कहाँ तक जायज है? ये कहाँ तक जायज है? जब आप जनप्रतिनिधि का पेंशन बढ़ाते हैं तो ये सोचते हैं कि आप सभी का विकास करने का बात किए हैं, लेकिन जब विधानसभा में बैठ जाते हैं तो सिर्फ अपना ही विकास आपको दिखता है, जनता का विकास नहीं दिखता है। हम महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध करना चाहेंगे कि आपके सिक्योरिटी में जो देश के 80% जनसंख्या का आय खर्च हो रहा है, उसका अगर 10/3 भी आप अपने, क्योंकि जो दिव्यांगता का मैटर है वो राज्य का मैटर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राज्य को दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को विशेषाधिकार है। तो एक राष्ट्र और एक पेंशन दिव्यांगों का क्यों ना हो? ये नीति निर्देशक तत्व तो हटा दीजिए, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो हटा दीजिए और ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो नियम है वो हटा दीजिए, क्योंकि आप ही के एक साइन से दिव्यांगता का सारा चीज पारित हुआ है। तो हम तो कहेंगे कि आप उस समाज की ओर ध्यान दीजिए जो न्यूनतम आय से नीचे जीवन व्यतीत करने के लिए विवश है, और जिनका आय भी न्यूनतम आय से नीचे है। एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन ही उनका मूलभूत आवश्यकता है, वो भी खत्म हो जाए तो कुछ बचे नहीं, कोई आय नहीं रहे, तो वैसे व्यक्ति को समाज की प्रमुख धारा से जोड़ा जाए। और इसके लिए हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया इस पर विशेष कार्य करे और अपने साइन से ये कानून पारित करे कि इनका भी पेंशन जो है वह न्यूनतम आय से ऊपर होना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक भारत का नागरिक ही न्यूनतम आय से नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है और उसको सहयोग राशि भी जो मिल रहा है वो न्यूनतम आय से नीचे है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। वहीं आप वैसे जनप्रतिनिधि को जिताइए जो सिर्फ स्लोगन नहीं दे कि सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास। सभी पार्टी एक ही सुर में कहते हैं, हम किसी जाति पाति को नहीं मानते हैं, हम किसी धर्म संप्रदाय को नहीं मानते हैं, हम सबका विकास करेंगे और सबका साथ लेंगे। लेकिन जब विधानसभा में बैठते हैं तो सिर्फ अपने विकास के लिए सोचते हैं, दूसरे का विकास भूल जाते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए और तभी राज्य का विकास होगा और तभी देश का विकास होगा। ये सभी राज्यों के लिए है, सिर्फ बिहार के लिए नहीं। अगर भारत का प्रत्येक नागरिक शुरुआती दौर से सारे बातों पर गौर करे तो हमें नहीं लगता है कि उसको कुछ समझाने की आवश्यकता होगी। जब प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो रहे थे और उनके लिए विजय रथ का प्रचार गाड़ी सज रहा था तो उसमें यह कहा गया कि एक चाय वाला जो व्यक्ति है, एक नीचे स्तर से उठा हुआ जो व्यक्ति है, वो प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारा सर्वांगीण विकास करेगा। और हमने कोई अमीर आदमी को नहीं, हमने कोई प्रभुसत्ता वाले आदमी को नहीं, एक चाय वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया है, जिसको दर्द से बाँचता है, जो दर्द को समझता है, जो गरीबी को झेला है, जो गरीबी में पला है, और वो निश्चित रूप से तमाम व्यक्ति का उत्थान करेगा। वहीं अगर राष्ट्रपति का चयन जब हुआ था झारखंड से, तो ये कहा गया कि हम एक वन में रहने वाले, एक दूर दराज रहने वाले, एक शिक्षा की अहमियत को समझाने वाले और समझने वाले व्यक्ति को
राष्ट्रपति के पद पे बैठा रहे हैं और जिन्होंने समाज के लिए एक छोटे से वर्ग से उठकर राष्ट्रपति के पद तक बैठ रही है, क्योंकि ये समाज का उत्थान करेंगी, ये समाज का हर तरीका से विकास करेंगी। और वो भी एक आदिवासी कि वो वन में क्या असुविधा होता है, वन में क्या उनको दिक्कत होता है, अभाव क्या होता है, जहाँ पर सरकार की योजना नहीं पहुँच सकती है वहाँ पर क्या दिक्कत होता है, उस चीज़ को भली भांति समझिए। और साथ ही साथ जिसने कानून के सारे जो काला बाजारी है उसको करीब से महसूस किया है, इन सारे लाइन ऑर्डर को सुधारने के लिए और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का क्या व्यवस्था है, इसको समझने के लिए और इसको सुधारने के लिए हम उन्हें राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त करना चाहते हैं। तो सिर्फ नियुक्त कर देने से क्या समाज का उत्थान हो जाता है? उनका तो उत्थान हो गया, लेकिन समाज का कितना उत्थान हुआ, ये सोचने की बात है। इसलिए इस पर विचार करते हुए एक ऐसा कानून आए कि एक राष्ट्र और एक पेंशन का निर्माण हो सके, ताकि सही मायने में लोगों का कल्याण हो सके।